भारत के शेयर बाजार में एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है और इस बार चर्चा के केंद्र में है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां एक बड़े ब्लॉक डील ने मार्केट में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर यह है कि दुनिया की दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने जियो फाइनेंशियल में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेच रही है। जब ऐसी कोई बल्क डील होती है तो रिटेल निवेशकों के मन में अक्सर ये सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर गोल्डमैन सैक्स जैसे ने जियो फाइनेंशियल के शेयर क्यों बेच दिए। क्या विदेशी निवेशकों का कंपनी पर भरोसा कम हो रहा है, या फिर ये सिर्फ एक सामान्य प्रॉफिट बुकिंग है और सब कुछ सही चल रहा है, या फिर क्या आम इंसान के लिए जो सबसे ज़रूरी है, जो आम निवेशक हैं उनके लिए क्या ये सिचुएशन डरने वाली है, क्या पैनिक करने की सिचुएशन है। ऐसे तमाम सवालों पर आपकी जो शंकाएं हैं आज मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के जरिए। तो सबसे पहले बात खबर की कर लेते हैं। खबर जैसा कि मैंने बताया दुनिया की दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंकों में से एक है गोल्डमैन सैक्स, जिन्होंने जियो फाइनेंशियल के लगभग 26,75,000 शेयर बेच दिए हैं, जिनकी कुल वैल्यू करीब 62 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन शेयरों को खरीदा है मॉर्गन स्टैनली ने। ये डील करीब प्रति शेयर कीमत लगभग 231 रुपये 45 पैसे पर हुई है। कुल मिलाकर एक ने बेचा है और दूसरे ने ब्लॉक डील के जरिए इसे खरीद लिया है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये ब्लॉक डील होती क्या है। जब कोई बड़ा निवेशक एक साथ लाखों शेयर खरीदता है या बेचता है तो उसे सामान्य ट्रेडिंग विंडो के जरिए नहीं किया जाता, क्योंकि उससे शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव हो सकता है। इसलिए एक्सचेंज पर अलग से ब्लॉक डील विंडो होती है जहां बड़े सौदे किए जाते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। ब्लॉक डील का मतलब तो आपने समझ लिया, लेकिन जिसने बेचा है वो भी बड़ा विदेशी संस्थान है और जिसने खरीदा है वो भी बड़ा विदेशी संस्थान ही है। यानी एक तरफ गोल्डमैन सैक्स बाहर निकला है और दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली ने वही हिस्सेदारी खरीद ली है। इसका मतलब ये नहीं है कि विदेशी निवेशक जियो फाइनेंशियल से भाग रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि सिर्फ ऑनरशिप ट्रांसफर हुआ हो और अलग अलग फंड्स अपनी रणनीति बदल रहे हों। अब यहाँ जियो फाइनेंशियल को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये कंपनी सिर्फ एक एनबीएफसी नहीं है, बल्कि इसे मुकेश अंबानी के फाइनेंशियल एम्पायर का फ्यूचर माना जा रहा है। मुकेश अंबानी की रिलायंस ग्रुप जिस तरह टेलीकॉम में जियो लेकर आई थी, उसी तरह फाइनेंशियल सर्विसेज में भी बड़ा गेम खेलने की तैयारी कर रही है। कंपनी इंश्योरेंस, लैंडिंग, असेट मैनेजमेंट, डिजिटल पेमेंट्स और ब्रोकिंग जैसे सेक्टर्स में तेजी से विस्तार कर रही है। खासकर बात यह है कि कंपनी ने ब्लैक रॉक के साथ मिलकर असेट मैनेजमेंट बिजनेस में एंट्री कर ली है, जिससे इसकी ग्लोबल पोजीशनिंग और मजबूत मानी जाती है। अब सवाल आता है कि अगर कंपनी इतनी मजबूत है तो फिर गोल्डमैन सैक्स ने शेयर बेचे क्यों। देखिए, बड़े विदेशी निवेशक हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं होते हैं। कई बार वो शॉर्ट टर्म पोजीशन लेते हैं और थोड़े प्रॉफिट के बाद एग्जिट कर जाते हैं। अगर इसे डेटा में देखें तो मार्च 2026 में ही, यानी अब से कुछ ही टाइम पहले, मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स के बीच जियो फाइनेंशियल में एक ब्लॉक डील हुई थी, जहां मॉर्गन स्टैनली ने शेयर बेचे थे और गोल्डमैन सैक्स ने खरीदे थे। यानी बिल्कुल उलट ये हुआ था अब से कुछ टाइम पहले, और अब कुछ हफ्तों बाद गोल्डमैन सैक्स वही हिस्सेदारी मॉर्गन स्टैनली को वापस बेचता दिखाई दे रहा है। अब उस डील में भी बिल्कुल इतना ही शेयर बेचे गए थे और खरीदे गए थे, यहां तक कि कीमत भी लगभग सेम थी। यानी ये पूरी कहानी शायद किसी बड़े नेगेटिव सिग्नल की ना होके बल्कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की हो सकती है। कई ग्लोबल फंड्स अपने पोर्टफोलियो को लगातार रीबैलेंस करते रहते हैं। अगर किसी सेक्टर में एक्सपोजर ज्यादा हो जाए या कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटी बेहतर मिल जाए तो वो हिस्सेदारी बदल लेते हैं। अब यहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, तो लोग पैनिक होकर कुछ ना कुछ सोच लेते हैं और फिर तुरंत अपने सौदों को निकालने की कोशिश में लग जाते हैं या खरीदने की कोशिश में लग जाते हैं। आपको क्या समझदारी दिखानी है, क्योंकि ऐसी खबरें जब आती हैं गोल्डमैन सैक्स ने शेयर बेच दिए, तो वैसे ही सोशल मीडिया पर पैनिक शुरू हो जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि शायद कंपनी में कोई बड़ी दिक्कत आ गई है। लेकिन सच ये है कि अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर बेच रहा है और दूसरा बड़ा इन्वेस्टर खरीद रहा है तो मार्केट में डिमांड तो बनी हुई है। अगर मॉर्गन स्टैनली को कंपनी पर भरोसा नहीं होता तो वो इतने बड़े स्तर पर खरीदारी भी नहीं करते, वो भी ऐसे शेयरों की जो वो पहले ही बेच चुके थे और अब दोबारा खरीद रहे हैं। अब जियो फाइनेंशियल के बिजनेस मॉडल पर भी नजर डाल लेते हैं। कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है रिलायंस इकोसिस्टम, जिसमें करोड़ों जियो यूजर्स, रिलायंस रिटेल का नेटवर्क, डिजिटल रीच का और इनका डेटा
ये सब जियो फाइनेंशियल को बाकी एनबीएफसीज कंपनियों से अलग बनाती है। अगर कंपनी सही तरीके से डिजिटल लैंडिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को स्केल करती है तो आने वाले टाइम में इसका मुकाबला पेटीएम और बजाज फाइनेंस और बड़े फिनटेक प्लेयर्स से हो सकता है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। अभी कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट उस स्तर पर नहीं है जहां मार्केट उससे बड़ी उम्मीदें लगा कर रखे। कई एनालिस्ट मानते हैं कि शेयर में फ्यूचर ग्रोथ पहले से काफ़ी हद तक प्राइस इन हो चुका है उसमें, यानी मार्केट उम्मीद के आधार पर वैल्यूएशन दे रहा है। ऐसे में अगर ग्रोथ उम्मीद के मुताबिक नहीं रही तो शेयर में वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। कंपनी के Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 के कारोबार का अगर हिसाब किताब की बात कर ले तो कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 272 करोड़ रहा था। पिछले साल Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में प्रॉफिट 316 करोड़ का रहा था। मतलब सालाना आधार पर अगर देखें तो लगभग 14% की गिरावट दिखाई देती है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर देखें तो 1019 करोड़ का रहा। पिछले साल Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये रेवेन्यू 493 करोड़ का था, यानी लगभग 106% की ग्रोथ है इसमें। टोटल इनकम 1020 करोड़ रही और टोटल एक्सपेंसेस 720 करोड़ रुपए का रहा है। यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट मिले जुले रहे हैं, जिसके चलते कंपनी पर कुछ बुलिश व्यूज रखने वाले एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जियो फाइनेंशियल अभी शुरुआती स्टेज में है और रिलायंस जैसे पेरेंट कंपनी का सपोर्ट इसे लंबी रेस का खिलाड़ी बना सकता है। टेलीकॉम में जियो ने जो किया है वैसा ही डिसरप्शन फाइनेंशियल सेक्टर में भी देखने को मिल सकता है। अब अगर शेयर के हालिया प्रदर्शन पर आप नजर डालें तो पिछले कुछ समय में जियो फाइनेंशियल में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, कभी तेजी तो कभी गिरावट, और हर छोटे खबर पर बड़ा रिएक्शन, ये आम बात सी हो गई है। जैसे आप अगर 15 मई के हिसाब से देखें तो जियो फाइनेंशियल का शेयर 234 रुपये के आसपास ट्रेड करता दिखाई दिया। शेयर का हाई 235 रुपये 95 पैसे का रहा और शेयर का 52 वीक का हाई 338 रुपये 60 पैसे का रहा। यानी शेयर में उतार चढ़ाव बना हुआ है। कारण वही है कि मार्केट अभी भी कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल को प्राइस करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs की हर खरीदारी और बिक्री खबर बन जाती है। इसलिए ऐसे ब्लॉक डील को सिर्फ नेगेटिव तरीके से देखना सही नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को जियो फाइनेंशियल खरीदना चाहिए? देखिए, किसी भी शेयर में सिर्फ इसलिए निवेश करना चाहिए क्योंकि मुकेश अंबानी का नाम जुड़ा है, यहाँ कोई विदेशी निवेशक खरीद रहा है या बेच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निवेश हमेशा कंपनी के बिजनेस, ग्रोथ, पोटेंशियल, रिस्क और वैल्यूएशन को देखकर करना चाहिए। जियो फाइनेंशियल में पोटेंशियल जरूर दिखता है, लेकिन साथ ही इसमें रिस्क और वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए कोई भी निवेश अपनी बिना जानकारी और बिना किसी रणनीति बनाए नहीं करना चाहिए, और खासकर किसी निवेश सलाहकार से जानकारी ज़रूर लीजिएगा, फिर कोई निवेश का फैसला लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।